साथ ही ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से हमेशा जोश व जज्बे से मनाते हैं 14 अगस्त, इस दफ़ा भी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की आवाज़। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अमीन गिलानी। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद जो शख्सियत है एक अपनी जगह अहमियत का हामिल है। हमारा एक इदारा मुख्तार हुसैन तहीम असिस्टेंट डायरेक्टर हैं FBR हेडक्वार्टर मुल्तान। FBR के हवाले से यकीनन के नाज़रीन जो लोग जानते हैं, ये एक वाहिद वो इदारा है जो मुल्क की रियासत का जो पहिया जो है जो चलाता है। हमारे जितने भी सरकारी कारपोरेशंस कह लें, इदारे कह लें, वहाँ पर जो पैसे, तनख्वाहें, पेंशन्स, तरक्याती काम इन्हीं की बदौलत होते हैं। ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं टैक्स की मद में, और फिर तमाम इदारों को वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सर, वेलकम करते हैं आपको। क्या कहेंगे सर, सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को ये बता दीजिए कि FBR इदारा करता क्या है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपने FBR के किसी नुमाइंदे को अपने इनवाइट किया यहाँ। एक्चुअली FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक वफाकी इदारा है रेवेन्यू जनरेशन, रेवेन्यू कलेक्शन का। इसके दो मेन शोबाजात हैं। एक इनलैंड रेवेन्यू सर्विस है, जिसको पहले पाकिस्तान इनकम टैक्स ग्रुप कहा करते थे। एक है पाकिस्तान कस्टम्स। हम इनलैंड रेवेन्यू सर्विस से मुंसलिक हैं, जिसमें इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स जिसको GST बोलते हैं, और विद होल्डिंग टैक्स है, उसमें फेडरल एक्साइज ड्यूटी है। ये सारे टैक्सेस हम जो इकट्ठे करते हैं। और दूसरा इसका मेन शोबा कस्टम है, जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को मॉनिटर किया जाता है, स्मगलिंग को, और इस तरह के कई और शोबे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग हैं वो जिसको वो हम कंट्रोल करते हैं। तो मेरा तल्लक चूँकि इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ग्रुप से है मेरा, तो FBR जो है वो जितनी जनरल सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की जो कलेक्शन करता है, विद होल्डिंग टैक्स की, वो हमारे इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के ज़रिए से करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो बजट की तैयारी हो, या पाकिस्तान के जितने शोबाजात जो तरक्की कर रहे हैं, जो आगे जा रहे हैं, तो वो FBR की मेहनत की बदौलत और FBR के इस रेवेन्यू कलेक्शन की बदौलत हो रहा है सारा ये। बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा कि यकीनन कि आप जब भी कोई चीज़ परचेज़ करते हैं जिस पे GST लिखा होता है, वो पैसे जो हैं वो यकीनन हमारे जो है FBR के पास जाते हैं, और फिर जो है वही पैसे जो है यकीनन कि हमारे तरक्याती कामों पर, हमारे हॉस्पिटल्स में, तमाम कॉरपोरेशंस में वही पैसे जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। सर, क्या कहेंगे हमारे यहाँ एक टैक्स की अगर बात की जाए इंटरनेशनली, वहाँ इबादत की तरह जो है टैक्स जो है आपकी तनख्वाह पर, आपकी किसी भी आप शोबे में चले जाएं, कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो टैक्स जो है लोग बड़ी ईमानदारी के साथ जो है वो दिया जाता है। जबकि यहाँ पर जो है बिल्कुल आपको मुख्तलिफ मिलेगा। अगर हम बाहर की बात करें, फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें, एक तो इस हवाले से बताइए कि दूसरा फाइलर जो है, यकीनन कुछ लोग जो हैं टैक्स जो है वो दे रहे हैं, जिसकी वजह से यकीनन जो मुल्क का पहिया जो है वो चल रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि FBR एक ऐसा हुआ है, पता नहीं क्या होगा, वहाँ जाएंगे, रजिस्टर्ड करवाएंगे, खुद को फाइलर बनेंगे। तो दोनों चीज़ों को मैं समझता हूँ कि अहमियत के हामिल हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर कि अगर आप पैसे देंगे, अगर आप किसी भी टैक्स की चोरी के बजाय, तो आप फाइलर हैं, कोई चीज़ आप लेते हैं, गिव एंड टेक करते हैं, पैसे बैंक में रखते हैं। कुछ लोगों का तो ये है कि वो, आपने देखा है कि वो बैंक में पैसे रखते ही नहीं है ताकि लोगों को ना पता चले उसके, और उनके पास वो तरीक़ाकार उन्होंने वज़ा कर रखे हैं। हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी के कुछ लोग हैं, उनके तरीक़ाकार बिल्कुल मुख्तलिफ उन्होंने बना रखे हैं। तो क्या कहेंगे सर जी के फाइलर के हवाले से थोड़ा सा बता दीजिए सबसे पहले, और जो नॉन फाइलर है उसके क्या नुकसान है? फाइलर जो है वो यकीनन जो है, मैं ये समझता हूँ कि वो सैल्यूट करना उनको चाहिए कि यकीनन उसकी वजह से मुल्क का पहिया चल रहा है। मैं आपके पहले सवाल का पहले जवाब दे दूँ। आपने फरमाया कि बाहर के मुल्कों में जो कल्चर है टैक्स देने का बहुत अच्छा है। एक्चुअली पाकिस्तान में तो टैक्स देने का कल्चर है ही कोई नहीं। पाकिस्तान में कोई अपनी खुशी से कोई टैक्स देता नहीं है कोई। पाकिस्तान में तो हमें कई तरीक़ों से टैक्स लेना पड़ता है, नोटिस के थ्रू, इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। अदरवाइज़ एक हमारा टैक्स है, विद होल्डिंग टैक्स है, जो सरकारी मुलाजमीन अपनी तनख्वाहों में से देते हैं। बस वही टैक्स है जो तनख्वाहों में से एट सोर्स कट जाता है। अदरवाइज़ पाकिस्तान में खुशी से कोई टैक्स देता नहीं है, और ना ही टैक्स की कलेक्शन इस तरह से हमें रीज़नेबल आती है। बाकी चूँकि कल्चर नहीं है पाकिस्तान में टैक्स देने का,
तो इसका मेन जो सबब है वो ये है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अब लोगों को पता नहीं है कि हम अगर टैक्स देंगे तो प्रॉपर उसका एक तो पाकिस्तानी मैशियत को फायदा होगा, रेवेन्यू में वो अपना प्रोजेक्ट पे काम आएगा पैसा वो। दूसरा ये है कि वो एक रिस्पेक्टेबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान की हैसियत रखते हैं लोग वो। जहां तक आपने फरमाया कि फाइलर और नॉन फाइलर, अब इसी बात को कुछ लोग जो है ना वो समझते हैं, हमारे इनकम टैक्स में जब वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो वो समझते हैं मैं फाइलर हो गया, बट वो फाइलर नहीं होते। वो रजिस्टर्ड होना काफ़ी नहीं है। फाइलर वो होता है जो अपनी इनकम टैक्स की सालाना गोशवारा रिटर्न जमा करवाएगा। अब रिटर्न पे जो ज़्यादा जोर दिया जाता है कि इनकम टैक्स की रिटर्न वो क्यों जमा करवाए। इनकम टैक्स की रिटर्न इसलिए ली जाती है कि इनकम टैक्स की रिटर्न के ऊपर उसके तमाम एसेट्स और उसके तमाम इनकम एक्सपेंडिचर की डिटेल होती है। हम उसी से जज करते हैं कि वो क्या कमा रहा है और क्या खर्च कर रहा है। वो अगर वो बहुत ज़्यादा कमा रहा है और खर्च भी उसी लिहाज से कर रहा है और टैक्स नहीं दे रहा, तो लामाला हम उस पर फिर अपने मुख्तलिफ किस्म के हमारे जो हम जो करते हैं अपने वेपन से हमारे पास नोटिस के थ्रू या जो भी हम करते हैं, हम उससे फिर ऑडिट के थ्रू या और हमारे हैं इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हम उसे लेते हैं। लेकिन लोगों को पता नहीं है कि फाइलर का फायदा क्या है और नॉन फाइलर का नुकसान क्या है। अब आप अपनी गाड़ी बुक करवाने जाते हैं किसी शोरूम से, तो अगर आप फाइलर हैं तो आपको 1% जो है ना देना पड़ेगा विद होल्डिंग टैक्स। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 2%। मीन के अगर आपको 1 करोड़ की गाड़ी है तो आपको 1 लाख देना पड़ेगा अगर आप फाइलर हैं तो, अदरवाइज आपको 2 लाख देना पड़ेगा। अब सिर्फ फाइलर होने से आपको 1 लाख रुपए का एक गाड़ी की परचेज में फायदा हो रहा है। आपको बैंकों में पैसा पड़ा है तो जो फाइलर बंदा है उसकी कोई कटौती नहीं होती, नॉन फाइलर की कटौती हो रही होती है। आप जमीन प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं, उसमें भी वही है कि अब जो नॉन फाइलर है वो 2% दे रहा है और जो फाइलर है वो 1% दे रहा है। तो मिलियंस बिलियंस में लोग पैसा इस तरह से बचा रहे हैं। एक साइड पे गवर्नमेंट को टैक्स भी मिल रहा है, दूसरी तरफ ये है कि आप खुद भी अपना फायदा कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है फाइलर और नॉन फाइलर जो है उसकी अगर लोगों को समझ आ जाए तो मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी जो कुछ ना कुछ कमा रहा है वो कोशिश करेगा कि मैं फाइलर हो जाऊं। मैं मेरे साथ मौजूद है असिस्टेंट डायरेक्टर हैं FBR हेडक्वार्टर मुल्तान। ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी। कॉलेजेस हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं, ये सब मिलकर ये कर रहे हैं। और ये जो विजन है इमरान खान साहब का सरसब्ज पाकिस्तान पंजाब इमरजेंसी सर्विस के अलावा हमें कभी भी सहूलत नहीं मिली। जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। नाज़रीन, वक्फे के बाद हाजिर हूँ। आज जैसे कि आप वक्फे से पहले जानते थे, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद थे मुख्तार हुसैन तहीम, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं FBR हेडक्वार्टर मुल्तान के। सर, ये फरमाइएगा कि FBR के स्टाफ को रिकवरी और टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए कुछ मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे अगर ओवरऑल बात की जाए तो आपने देखा कि बजट नहीं है जो है हमारी रियासत के पास। हमारे जो अगर हम बात करें हुकूमत की बात करें तो इसके लिए किन किन मुश्किलात का सामना है, उसमें अगर बेहतरी लाई जाए तो यकीन परफॉर्मेंस मजीद बेहतर हो सकती है। देखिए, रेवेन्यू के हसूल के लिए या पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, वसाइल को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को ट्रांसपोर्ट मुहैया करनी चाहिए, प्रॉपर फ्यूल देना चाहिए, मुलाजमीन को ये फैसिलिटीज़ तो देनी पड़ेंगी रेवेन्यू के हसूल के लिए। मेरा ख्याल है इस चीज़ का बहुत फुकदान है। हमारे यहाँ गाड़ियाँ बहुत कम हैं, फ्यूल की जो बजट है वो कम है। बस ये है कि बहुत कम सोर्सेज के साथ ये रेवेन्यू टारगेट के हसूल होते हैं। गाड़ियाँ नहीं हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं है। अगर गाड़ियों की, मैं अपने मुल्तान की मिसाल देता हूँ कि मेरे मुल्तान में चंद माह पहले तकरीबन 26 गाड़ियाँ नीलाम हुई हैं हमारे यहाँ, वो जो फील्ड में इस्तेमाल होती थी। और हमें वादा भी किया गया कि ये 26 गाड़ियों के अगेंस्ट बजट में 26 गाड़ियों से ज़्यादा आपको नई गाड़ियाँ मिल जाएंगी। पहली गाड़ियाँ ठीक नहीं थी, तो अभी तक कोई 6 माह 8 माह हो गए हैं, अभी तक कोई गाड़ी नहीं मिली। तो ज़ाहिर है जब 26 गाड़ियाँ नहीं होंगी, 26 अफसरान फील्ड में जाकर रिकवरी के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे, तो लामहला रेवेन्यू पे फर्क तो पड़ता है फिर इससे। मैं ये समझता हूँ कि
बिल्कुल उस तरह से है कि जिस डिपार्टमेंट का काम रियासत को चलाना है, रियासत के पहिए को चलाना है, अगर उनके पास बुनियादी वो जो सहूलतें जो हैं वो नहीं दी जाएंगी तो वो कैसे काम करेंगे, जिसकी वजह से यकीनन के बाकी तमाम इदारे जो हैं वो भी मुतासिर होंगे। सर ये फरमाइएगा, अवाम के हवाले से भी कोई शोबा ऐसा है जिसमें उसको कोई रिलीफ दिया जा रहा है FBR के हवाले से? बिल्कुल, काफ़ी काफ़ी ऐसे शोबे हैं जो पब्लिक के लिए काफ़ी हैं, जैसे लाइव स्टॉक है, डेयरी है, फिशरीज है जी, पोल्ट्री फार्मिंग है। अब अच्छा। पोल्ट्री फार्मिंग बहुत बड़ा शोबा है, फिशरीज बहुत बड़ा शोबा है, लाइव स्टॉक ये गाय भैंसे पालना ये बहुत बड़ा शोबा है। ये इसके ऊपर सेल्स टैक्स भी नहीं है, और अगर इनकम टैक्स भी है तो वो जस्ट उस मालिक की इनकम पे है, वो जितना अर्न करता है। अदरवाइज वो जो अपने लाइफ स्टॉक उसको चला रहा है उसके ऊपर तो कोई टैक्स नहीं है, कोई उसके लिए लिमिट भी नहीं है, वो कितना काम कर सकता है, ये कितना। तो टैक्स जो है ना, ये गवर्नमेंट ने ये बड़ा अच्छा किया है कि फैसिलिटेट किया हुआ है इस तरह के लोगों को जो फिशरीज में, लाइफ स्टॉक में, पोल्ट्री में इस तरह करते हैं। और काफ़ी शोबे ऐसे भी हैं, जैसे हमारा आटे की मिलें हैं, हमारी फ्लोर मिल्स हैं, इनके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं है। उसके बाद और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे खुला माल होता है, खुला माल जो बेच रहे हैं, गंदम खुली है, चावल खुले हैं, खुला माल जितना बिकता है उसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं होता। अगर उन्हीं चीज़ों को डिब्बे में बंद कर दी जाए, उन्हीं चीज़ों को रीशेप कर दिया जाए तो फिर उसके ऊपर टैक्स होता है। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ तो गवर्नमेंट ने दे रखी हैं, अगर कोई ताजिर बिरादरी इसको अवेल भी करती है इसको। वेरी गुड। अच्छा सर ये फरमाइएगा कि FBR के जो जैसे मैंने बताया, आपसे जिक्र किया कि जो नाहिंदगान हैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई का भी कोई वो है कि लोगों के जहन में ये है कि बस खुली छूट है, बस जिन्होंने दे दिया सो दे दिया, शायद हमारी रवायत ये बनी हुई है, तो इस हवाले से थोड़ा सा बता दीजिएगा सर। नहीं, बहुत ज़्यादा सख्ती है FBR में, बिल्कुल कोई छूट नहीं है इसमें। कोई ज़ात पात या कोई सियासी प्रेशर या कोई और तरह का कोई प्रेशर नहीं लिया जाता। रूटीन में हम देखते हैं सर कि तौर पे जो है आपकी नमूदो नुमाइश जो है वो बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही होती है कि बहुत पैसे वाले शख्स हैं, लेकिन जब आप उनका देखते हैं कि वो टैक्स कितना देते हैं तो वो उसके बिल्कुल ऐसे सामने आटे में नमक की बराबर होता है। तो इस पे क्या कहेंगे सर? एक्चुअली मैंने पहले भी ये बात कर दी थी कि पाकिस्तान में टैक्स का कल्चर कोई नहीं है, टैक्स कोई खुशी से देता कोई भी नहीं है। जहाँ तक ये है कि ज़हरी नमूदो नुमाइश और जो लाइफ स्टाइल है लोगों का, रहन सहन है, तो मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन के रहन सहन देख लें तो उनके यहाँ बहुत ज़्यादा वसाइल हैं, कमी नहीं है वसाइल की उनके पास। लेकिन जब उनकी वो टैक्स डायरेक्टरी पे उनका हम टैक्स चेक कर रहे होते हैं तो बिल्कुल मिनिमम छोटा छोटा टैक्स होता है। तो इसमें कुछ लकूने हैं कानून में, क्योंकि वो लोग जो है वो अपना प्रॉपर अपनी वो टैक्सेशन करते ही नहीं है, उनको कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम प्रॉपर नहीं है। एक बंदा 50 लाख की जो ना प्रॉपर्टी खरीद करता है और उसकी रजिस्ट्री करवाता है वो 10 लाख की या 5 लाख की, तो वो कैसे शो होगा कि वो 50 ये लाख रूटीन की? चीज़ आपको देखने में मिलेगी कि जो है वो टैक्स की जो सिर्फ पैसे बचाने के लिए जो आप अपनी प्रॉपर्टी को डीवैल्यू कर देते हैं एग्जैक्टली जी डॉक्यूमेंट्स में, और ताकि हमें जो टैक्स जो है वो पे। तो अब इंशाल्लाह जो है ना ये बहुत ही घेरा तंग हो रहा है। अब तमाम चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। नादरा पंजाब लैंड रिकॉर्ड हमारे साथ ऑनलाइन हो गई है, स्टेट बैंक हमारे साथ ऑनलाइन है, पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वो हमारे साथ ऑनलाइन है। कोई गाड़ी खरीदेगा तो वो हमारे टारगेट पे आ जाएगी, कोई प्लाट खरीदेगा, बेचेगा, ट्रांसफ़र करवाएगा, कुछ भी करेगा तो हमारे टारगेट पे सब कुछ आ गई है। अब काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। मेरा ख्याल है अब लोगों के लिए अपनी आमदनी को छुपाना और अपनी एसेट्स को छुपाना अब उनके लिए मुमकिन नहीं रहा। काफ़ी चीज़ें जो है ना हो गई हैं, ऑनलाइन हो गई हैं। तो आइंदा आने वाले बजट में मेरे ख्याल है और ज़्यादा टैक्सेशन को इतना आम कर दिया जाएगा, छोटे लेवल से, छोटे ताजर से ऊपर तक टैक्सेशन जाएगी और उसको मॉनिटरिंग का एक निज़ाम हो जाएगा। कोई बंदा अगर किसी अच्छे स्टोर से शॉपिंग भी जाके करेगा तो उसकी शॉपिंग को स्कैन किया जाएगा कि उसने कितनी शॉपिंग की है। तो ये आने वाले दिनों में ज़रूर आएगा और इंशाल्लाह बस छोटे छोटे ममालिक की मिसाल दी जाती है। श्रीलंका के बारे में कहते हैं कि वहाँ भी ये ऐसा था, अब तो उनके हालात ख़राब हैं।
वहाँ भी ऐसा था कि अगर कोई स्टोर से जाके 100 रुपए की शॉपिंग करता था तो वो 100 रुपए के ऊपर जो बंदा शॉपिंग वाला खुद ब खुद टैक्स देता था, वहाँ वो टैक्स कल्चर था वहाँ। लेकिन वही सियासी गवर्नमेंट के उतार चढ़ाव की वजह से, हुकूमतों के उतार चढ़ाव की वजह से वहाँ उनकी मैशियत खराब हुई है। अदरवाइज श्रीलंका का भी एक नाम था टैक्सेशन में। तो यहाँ इंशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत अच्छी जो है ना मिसाल मिलने को मिलेगी आइंदा बजट तक। काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं इंशाल्लाह। और बाकी रहा इनको टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए हमारे पास प्रॉपर बहुत ज़्यादा हमारे पास अख्तियारात हैं एफबीआर के पास। हम उसकी जो बिजनेस प्रीमिसेस को सील भी कर देते हैं, हम उनके बैंक अकाउंट सील कर देते हैं। हमने जितनी रिकवरी लेनी होती है, हमने अगर किसी से 1 करोड़ रुपये रिकवर करना है तो हम उनके बैंक अकाउंट जाकर फ्रीज कर देते हैं, उसमें से अपना 1 करोड़ रुपया निकाल लेते हैं, बाकी उनका है पैसा। तो हमें कोई रोकता कोई नहीं है, एफबीआर के पास पूरे अख्तियारात हैं इसके लिए। सर ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, जैसे कि इख्तियारात हैं। एक ज़ाती नोयत का सवाल जो एक आम आदमी का भी शायद सवाल होगा, आप इत्तफाक करेंगे इससे, ये कब ऐसा मुमकिन होगा कि हमारी जो छोटा ताजर कह लें, एक सब्जी फरोश, एक फल फरोश, एक छोटा जो है शॉपकीपर जो है, वो टैक्स से उसे शायद इस्तिस्ना है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, हमारी फ्रूट मार्केट्स में करोड़ों रुपए का रोज़ का कारोबार होता है, लेकिन कोई उसकी परवाह नहीं है। सब्जी वाले से आज की अगर हम बात करें तो रोज़ की 20-20, 30-30 हज़ार रुपए की उनकी सेल है, वो उन्होंने 2-2, 3-3 लोग भी रख रखे हैं काम करने के लिए, लेकिन वो 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। क्या ऐसा वक्त आएगा कि जब हम जो है इबादत की तरह जो है टैक्स जो है वो देंगे और हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा, और यकीनन जो है सफ़े अव्वल जो हमारे ममालिक हैं, अगर हम बात करें टैक्स के हवाले से, जैसे आप बाहर के ममालिक की बात कर रहे हैं, तो उनको सख्त सज़ा दी जाती है। और अव्वल तो अब सज़ा की कोई बात ही नहीं है, वहाँ ऑटोमेटिकली जो है आपकी तनख्वाहों से जो है वो पैसे कट जाते हैं। आप कहीं पे भी कोई चीज़ जाते हैं ख़रीदने के लिए कहीं स्टोर पे, तो वहाँ टैक्स तो बिल्कुल ऐसे है जैसे उनको आदत है इस चीज़ की कि टैक्स को तो वो शायद गुनाह समझते हैं कि मतलब कहने का भी मैंने छुपाया है इस चीज़ को। तो क्या कहेंगे, लगता है आपके तजर्बे के उस पे भी अगर कुछ ऐसी इस्लाहात हमारी जो वो लोग जो कानून बनाते हैं, अगर मेरे ख्याल में शायद कानून बन चुका है, उस पर अमल दरामद की अब शायद ज़रूरत है, उस पर कुछ सियासी प्रेशर है नहीं है, क्या कहेंगे सर ओवरऑल? देखिए अभी आप बात कर रहे थे छोटे ताजरों की, सब्जी वालों की, छोटे ताजरों की बात कर रहे थे। अब अलमिया तो ये है कि जो बड़े ताजर हैं, जो हमने एक स्कीम हमने लॉन्च की है, पॉइंट ऑफ सेल, POS पॉइंट ऑफ सेल। वो हमने जितने स्टोर्स हैं, जितने अच्छी शॉपकीपर हैं, हमने उनको कहा है कि आप अपने शॉप के ऊपर एक कंप्यूटर सिस्टम रखें और उसको FPR से आप मुंसलिक करें। जो जब आप FPR से मुंसलिक हो जाएंगे तो उनकी पता चलेगा कि एक दिन में कितनी उनकी सेल होती है। तो उसके ऊपर ताजर बरादरी ने इतना एहतजाज किया है, हमारे दफातर के आगे उन्होंने घेराव किए हैं, इतने एहतजाज किए हैं कि आप ये क्यों कर रहे हो। मीन के जो बड़ा ताजर है वो भी तैयार नहीं था टैक्स देने के लिए। फिर ऊपर लेवल पे हायर अथॉरिटी से जाकर उन्होंने मुलाकातें की हैं कि ये आप निज़ाम जो है ना राइज ना करो, ये आप हमारे सिस्टम नस्ब अगर आप कर दोगे तो हमें तो पूरा टैक्स देना पड़ जाएगा हमें। तो ये कल्चर नहीं था। अब जो रही बात छोटे जो सब्जी मंडी, गल्ला मंडी के छोटे ताजरों की बात है, तो उनका ज़ाहिर है जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस है, वो हम इतना नहीं समझते, चूँकि इसमें स्लैब होते हैं। हम कहते हैं कि एक जो रिटेलर है उसकी अगर 50 लाख रुपया सालाना तक सेल है तो वो टैक्सेबल है। अगर वो 50 लाख से कम सेल करता है तो उसको छूट दे देते हैं हम, ठीक है कोई बात नहीं। अब ज़रा सब्जी वाला का जो टर्नओवर है, उसका जो रेवेन्यू का जो एक टर्नओवर है वो सालाना 8-10 लाख पे रहता है, वो हम उसे छूट देते हैं उसे। तो अगर बड़ा ताजर ही हमें नेक नियति से अगर हमें टैक्स दे दे तो छोटे ताजरों को छूट देने में गवर्नमेंट को कोई आर नहीं है, लेकिन बड़ा ताजर ही टैक्स नहीं देता। अब बड़े ताजरों से टैक्स लेने के लिए कई वेपन्स ऑडिट करते हैं, हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, छापे मारते हैं। हमारी छापामार टीम, हमारी शोबा हमारा एक है, वो जाके छापे मारते हैं, उनका रिकॉर्ड उठाते हैं, फिर हम उनके ऑडिट केसेस बनाते हैं, फिर वो मुख्तलिफ फोरम पे जाते हैं, कमिश्नर अपील है, अपीलेट ट्रिब्यूनल है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक केसेस जाते हैं। वो केसेस तो लड़ते हैं वो लोग, लेकिन टैक्स नहीं देते। वो केसेस पे लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च कर लेते हैं। अब अलविया ये है कि आप टैक्सी दे दो, जरूर आपने केसेस में पैसे लगाने हैं।
नाज़रीन मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुख्तार हुसैन तहीम, असिस्टेंट डायरेक्टर FBI हेडक्वार्टर मुल्तान। वक्त होता है वक्फे का, वक्फे के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेगा। यकीनन कि मैं ये कहूँगा कि हमें हर ख़ास व आम को जो है इनफरादी तौर पर जो है इस मुल्क की तरक्की में जो है अपना हिस्सा डालना पड़ेगा, हमें टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। जी कि आर्मी के अलावा हमें कभी भी सहूलत नहीं मिली। जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, वक्फे के बाद हाजिर हूँ स्टूडियो में। मेरे साथ मुख्तार हुसैन तहीम इस टाइम स्टूडियो में मौजूद हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं FBR हेडक्वार्टर मुल्तान। सर, FBR के मुतल्लिक लोगों में आगाही के हवाले से कोई कैंपेन, कोई तरीक़ाकार, कोई वज़ा कर रखा है कुछ अखबारात में, कोई तरीक़ाकार, कुछ ऐसा सोशल मीडिया का दौर है आजकल जिससे लोगों को आगाह किया जाए कि टैक्स जो है वो देना आपके ऊपर जो है वो लाजिम है? एक्चुअली हमारे कई शोबे ऐसे हैं जो इस तरह के सोशल मीडिया पे और इस तरह हम काम कर रहे हैं। हमने टैक्स पेयर्स की फैसिलिटेशन के लिए अभी 30 सितंबर लास्ट डेट है टैक्स रिटर्न फाइल करने की। उसके लिए हमने शहर के मुख्तलिफ मेन जगहों पे हमने फ्लेक्स अवेज़ा कर दिए हैं, जहां हमने लिखा हुआ है कि 30 सितंबर लास्ट डेट है और इसके बाद कोई उसमें एक्सटेंशन डेट में नहीं दी जाएगी। और उसके ऊपर हमने वार्निंग भी दी हुई है कि अगर आप 30 सितंबर तक गोशवारा फाइल अपना नहीं करोगे तो 30 सितंबर में कोई एक्सटेंशन मज़ीद नहीं मिलेगी और आपको मुख्तलिफ जुर्मानों और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा आपको इस तरह के। फिर रहा सवाल फैसिलिटेशन का। फैसिलिटेशन के लिए हमने क्लासिक सेंटर बनाए हुए हैं, हमने इन फैसिलिटेशन सेंटर बनाए हैं। हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में परमानेंट हमारा एक बंदा बैठा होता है, हमारे FBR का बंदा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में हमारा एक बंदा है परमानेंट, हमने अपॉइंट कर दिया वहाँ बंदा एक। मुल्तान के मुख्तलिफ जो जैसे अंजमन ताजरान कैंट है, हुसैन अगाई है, गुलगश्त है, तो मुल्तान के कई इलाकों में हमने अपने सेंटर बना दिए हैं फैसिलिटेशन। मीनवाइल हमारे अपने दफ्तर में एक हेल्प डेस्क बना हुआ है जो सिर्फ फैसिलिटेट करता है टैक्स पेयर्स को। उन्होंने गोशवारा फाइल करना है, उन्हें कोई टैक्स के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है तो उनका मसला हल किया जाता है। और सच्ची बात यह है कि हमारा जो FBR का जो कल्चर है वो बड़ा डिफरेंट किस्म का है। अब लोगों को पता ही नहीं है, वो पता नहीं FBR को हवा समझते हैं कि यहाँ अंदर जाएंगे तो टैक्स लग जाएगा हमारे ऊपर, कोई कुछ भी नहीं है। इतना अच्छा कल्चर है। हमारे पास आए लोग अपने आप को टैक्स में रजिस्टर्ड करें, फाइलर बने, फ़ायदे उठाएं, और अगर उन्हें कोई इशू है, कोई मसला दरपेश है तो मैं तो समझता हूँ अगर वो मेरे चीफ कमिश्नर साहब के डायरेक्ट कमरे में चला जाता है तो मेरे चीफ कमिश्नर भी उनको फैसिलिटेट करते हैं, बैठ के उनकी बातें सुनते हैं, उनके मसाइल हल करते हैं उनके। तो मैं चूँकि मेरा शुबा भी फैसिलिटेशन का है, मैं इंचार्ज हूँ फैसिलिटेशन सेंटर का मैं, तो मेरे पास तो एक दिन में मेरा ख्याल है दर्जनों टेलीफोन कॉल्स भी आती हैं और फेस टू फेस हमारे जो है ना कई मुख्तलिफ इदारों के लोग। आज भी मेरे पास आर्मी, हमारे हेडक्वार्टर आर्मी मुल्तान से जो है ना कुछ ऑफिसर्स आए हुए थे, तो हमने उनको फैसिलिटेट करने के लिए अपना एक बंदा डेप्यूट कर दिया है आर्मी हेडक्वार्टर में, मुल्तान में स्टेशन हेडक्वार्टर बंदा डेप्यूट किया है जो कि उनको फैसिलिटेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न। तो वो इस तरह फैसिलिटेशन के लिए हमारे दफ्तर में बहुत अच्छा एक निज़ाम है और लोग जो समझते हैं कि FBR जो आते जाते रहते हैं उन्हें हमारी फैसिलिटेशन का पता है कि हम क्या कर रहे हैं। सर, पिछले टारगेट की बात की जाए तो मुख्तार साहब क्या कहेंगे? पिछले साल का जो टारगेट था किस हद तक उसमें कामयाबी हासिल हुई? हमारा पिछले साल का जो टारगेट था 5800 अरब टारगेट था और FBR जनूबी पंजाब की बात कर रहे हैं? नो, ये ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जी। लेकिन हमारे इस जनूबी पंजाब का उसमें बहुत बड़ा शेयर है, क्योंकि जनूबी पंजाब में अब एक हमारा जो फैसलाबाद जोन था उसमें जितनी जो बड़ी इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेन है पाकिस्तान की, वो सारी मुल्तान लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस में आ गई है सारी। तो जो उस टेक्सटाइल्स से जो हमें जो बहुत बड़ा रेवेन्यू मिल रहा है हमें मीन के जो वो एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट से जो ज़र मुबादला आ रहा है, जो हमें रिमिटेंसेज आ रही हैं पाकिस्तान में, जो पैसा आ रहा है, तो वो सारा जनूबी ओवरऑल पाकिस्तान को तो फ़ायदा हो ही रहा है और जनूबी पंजाब का उसमें बहुत बड़ा शेयर है। जनूबी पंजाब उसको कवर कर रहा है। मेरा ख्याल है पिछले साल जो रेवेन्यू टारगेट से कहीं ज़्यादा अचीव किया था और होपफुली कि इस बार भी गवर्नमेंट जो टारगेट देगी मेरे ख्याल उससे कहीं ज़्यादा अचीव हो जाएगा। सर, FBR के
अफसरान पर देखते हैं कि एक से ज़्यादा शोबाजात पर वो जो है काम कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? जॉब्स की जो है मतलब इस पे क्या कहेंगे? क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो हैं, या उस पर एक से ज़ायद काम करने की वजह से यकीनन जो है आपका टैक्स का जो है वो कलेक्शन के में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा? क्या कहेंगे इस पे सर? देखिए, एक्चुअली हमारे जो मुलाजमीन हैं वो आए दिन रिटायर हो रहे हैं। यानी एक क्लरिकल स्टाफ से लेके ऊपर कमिश्नर, चीफ कमिश्नर तक हमारे आए दिन कोई ना कोई अफसर रिटायर हो जाता है। तो एक साल में दर्जनों क्या, मेरा ख्याल है सैकड़ों बंदे जो है ना रिटायर हो जाते हैं। तो उसी हिसाब से भर्ती नहीं होती, भर्ती बहुत कम होती है, रिटायर लोग ज़्यादा हो जाते हैं। और ज़ाहिर है जब एक अफसर के पास 4-4, 5-5 शोबाजात होंगे। एक्चुअली हमारे जो है ना दफ्तर में एलोकेशन होती है, एलोकेशन ऑफ वर्क है। मीन के एक अफसर है, उसके पास टेक्सटाइल सेक्टर है, दूसरे के पास घी मिले हैं, तीसरे के पास शुगर मिले हैं, इस तरह शोबाजात एलोकेट किए हुए हैं। तो जब एक ही अफसर घी मिलों को, टेक्सटाइल मिलों को, शुगर मिलों को और इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स को ओवरऑल वो डील कर रहा है, तो वो काम कैसे कर पाएगा? उसके पास लिमिटेड स्टाफ है, उसके पास एक स्टेनो है, और वो एक स्टेनो किस किस को शोकाज करेगा, किस किस के ऑर्डर करेगा, किस किस के फैसले करेगा वो। तो अगर वो टाइम ज़्यादा भी लगा लें, मीन के जो है ना हमें 5 बजे छुट्टी होती है और वो 8-8, 9-9 बजे जा रहे होते हैं घरों को, फिर भी वो काम नहीं कर पाएंगे वो। तो मेरा ख्याल है हायर अथॉरिटीज़ इसको समझते भी हैं कि स्टाफ की कमी है, और बंदे तो भर्ती करने चाहिए, ताकि एक एक अफसर के पास 4-4 जो है ना शोबाजात होंगे, तो वो उतना दिल जमई से काम नहीं कर पाएगा जिस तरह एक अफसर एक ही शोबे को डील करता है। देखिए उसकी परफॉर्मेंस जो है मुतासिर होगी। Yeah. अच्छा, ये मुख्तार साहब फरमाइएगा कि किन शोबों में लगता है कि रेवेन्यू जो है इस साल जो है वो बेहतर उसके नताइज आप जो है हासिल कर सकते हैं? लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसा शोबा था जिसको इग्नोर किया गया था, वो सबसे बड़ा शोबा जो था ना वो है रियल स्टेट, प्रॉपर्टी का बिजनेस। इसको कई सालों से किसी ने छेड़ा ही नहीं है। इस बार रियल स्टेट को उन्होंने अपने टैक्स नेट में लाने की पूरी कोशिश की हुई है। हमें तो बज़ाहिर एक छोटा सा बंदा प्रॉपर्टी डीलर लगता है हमें, मगर वो जो प्रॉपर्टी डीलर है वो एक महीने में करोड़ों अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन करवा रहा होता है लोगों के साथ वो। तो अब उन प्रॉपर्टी डीलरों के लिए मस्ट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने आप को FBR में रजिस्टर्ड करेंगे, उसके बाद वो जितनी भी ट्रांजैक्शन करेंगे, मीन के वो करेंगे फाइलें वगैरह ट्रांसफर करेंगे या सेल परचेज करवाएंगे, सेल परचेज करवाएंगे, उनका अपने पास डाटा भी रखेंगे, और FBR को वो उसी लिहाज से जो है ना वो आगाह भी करेंगे कि इस साल इस बंदे ने इस ID कार्ड के तहत इतनी प्रॉपर्टी ली है, और उसके ऊपर जो है ना क्या उसने ड्यू टैक्स अदा भी किया कि नहीं किया। तो रियल स्टेट से बहुत बड़ा टैक्स मुतवक्के है, जो कि पहले इग्नोर किया गया था शोबा, और रियल स्टेट पे टैक्स लगाने से इसी वजह से तो पिछले टारगेट्स जो है ना वो भी अचीव हुए हैं। तो अभी उस पर मजीद गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अपनी चेंज की है, तो उस पर मजीद तवक्को है कि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। सर आखिर में मैं ये चाहूँगा कि हमारे वो लोग जो हैं जो टैक्स नहीं देते, उनके हवाले से एक नुमाइंदगी करते हुए FBR की, जनूबी पंजाब की, और सर साथ में ये भी बता दीजिए कि हमारे यहाँ बिल्कुल जो है पहले ये जिक्र किया जा रहा था, हमारे जो है ज़रात के ऊपर टैक्स की बात की जा रही थी, फिर उससे जो है वो जो हमारे फार्मर्स हैं, यकीनन के बड़े फार्मर्स भी हैं जिनके उसके ऊपर टैक्स है या नहीं है, या उसका कोई तरीकाकार वज़ा किया जा रहा है? एक्चुअली जो मैं कहूँगा इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स इनके हवाले से, तो ज़रात के ऊपर इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स नहीं है, हम वसूल नहीं करते। मगर वही जो ज़रात के ऊपर जो इनकम टैक्स है वो उनकी अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ना वो उनके ऊपर टैक्सेस लेते हैं। वो अपना जो प्रोविंशियल लेवल पे पंजाब वाले, पंजाब में KPK वाले, वहाँ वो टैक्सेस वो लेते हैं वो। बट इनमें बहुत कमी है, कमज़ोरी है, क्योंकि एक जो फार्मर है या एक जो ज़िम्मेदार है, जो लैंडलॉर्ड है, उसके पास सैकड़ों मुरब्बा अराजी उसके पास होती है, और वो अपनी इनकम बिल्कुल शो नहीं कर रहा होता। अगर शो कर भी रहा होता है तो बिल्कुल थोड़ी शो कर रहा होता है। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल है गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए, छोटे ज़िम्मेदार को, छोटे किसान को छूट देनी चाहिए, और जो बड़े ज़मींदार हैं जिनके पास
इतनी अराजी हैं कि अगर वो ड्यू टैक्स दे तो मेरे ख्याल ये भी एक टैक्स देने का बहुत बड़ा एक सेक्टर है जिसको इग्नोर किया गया है। उनसे भी टैक्स लेना चाहिए, वो जो टैक्स नहीं दे रहे वो। तो एग्री टैक्स तो वैसे भी इनकम टैक्स में तो एग्री टैक्स को एग्जेम्प्ट करार दे दिया गया है। इनकम टैक्स में तो जना पहले 80,000 तक थी एग्जेम्पशन थी, फिर 2 लाख तक थी। तो अब उन्होंने एग्जेम्पशन, एक जो लैंडलॉर्ड है जिसकी कई मुरब्बे अराजी है, 10, 20, 30, 50 मुरब्बे, तो वो अपनी इनकम टैक्स ज़रूरी टैक्स जो है, ज़रूरी आमदनी इतनी थोड़ी शो करता है कि उसके ऊपर टैक्स ही नहीं बनता। तो उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। मेरा बाकी FBR के एक नुमाइंदा की हैसियत से मेरा ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी गुजारिश है कि वो ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं, हमारे चेयरमैन ऑनरेबल FBR वो भी ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं कि जो आसान टैक्स हो, हर बंदे की पहुंच में हो, और जो छोटे जिम्मेदार को या छोटे लोगों को जिसमें आसानी हो, और बड़े लोगों से, जो बड़े ताजर हैं, बड़े लोग हैं, उनसे टैक्स लेना चाहिए। और पाकिस्तानी कौम को भी ये सोचना चाहिए कि हम टैक्स दे रहे हैं तो हमारे ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट, ये मोटरवेज बन रहे हैं, ये हमारे सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, डैम बन रहे हैं, अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो ये सारे प्रोजेक्ट अधूरे रह जाएंगे। तो मेरा ख्याल है जो आने वाले दिन हैं उनमें ऐसा निज़ाम बन रहा है, FBR भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहा है, ऐसा निज़ाम बना रहा है कि इंशाल्लाह हर पाकिस्तानी बखुशी टैक्स देगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद थे, नुमाइंदगी कर रहे थे FBR के असिस्टेंट डायरेक्टर FBR हेडक्वार्टर मुल्तान। आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि जब तक हम इनफरादी तौर पर टैक्स नहीं देंगे, हर ख़ास व आम, कोई छोटा ताजिर है, बड़ा ताजिर है, उस वक्त तक इस मुल्क का पहिया जो है वो इसी तरह से रुक रुक कर चलता रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल आप जहाँ पर भी जाते हैं, बिजली के बिलों पर टैक्स की बात की जाती है, अशिया खुर्द-व-नोश की कीमतों की बात की जाती है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम लोग टैक्स देना जो है हमारे मुआशरे में जो है वो इसको गुनाह समझा जाता है, जबकि दूसरे ममालिक में जो है वो टैक्स जो है वो इबादत की तरह टैक्स जो है अपना पे करते हैं। अगर आप टैक्स देंगे तो यकीनन कि आपकी रियासत के पहिया चलेगा, तमाम सरकारी कॉरपोरेशंस चलेंगी, आपके हॉस्पिटल्स चलेंगे, आपको अच्छी तरह से रियासत जो है बेहतर तरीके से जो है फैसिलिटेट कर सकेगी, आपके फलाही काम जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में हो सकेंगे, आपकी सड़कें बन सकेंगी, आपके स्कूल्स चल सकेंगे, आपको जिस तरीके से रियासत का एक जो जिम्मेदारी है वो बेहतर अंदाज में निभा सके। अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो यकीनन हमारे जो रियासत के जो नुमाइंदे हैं, यकीन वो कशकोल लेकर जो है दुनिया भर घूमते रहेंगे। लेकिन ये कब तक आखिर होगा, अब हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमें टैक्स की जानिब जाना है। हम टैक्स देकर खुद मुख्तार, और यकीनन कि ये एक बाइज़्ज़त शहरी होने के नाते जो है हमें अब टैक्स देने की ज़रूरत है, चाहे वो छोटा ताजिर हो, बड़ा ताजिर हो, हर ख़ास व आम को उसके ऊपर जितना भी, शायद उसके ऊपर अगर 2,000 रुपये का भी टैक्स बनता है तो वो टैक्स दे, क्योंकि कतरे कतरे से जो है कहते हैं कि दरिया बनता है। तो यकीनन एक दिन आएगा कि हमें इन तमाम चीज़ों से हमारी जान छूट जाएगी। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया सर आपके कीमती टाइम का। अपना और गिरदोनवा दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। प्रिंट करके उनका इजरा किया जा सके।